नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के वक्फ एक्ट पर चल रहे एक बड़े विवाद के बारे में। देखिए, वक्फ का सीधा सा मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी धार्मिक या चैरिटी के काम के लिए दान कर दी गई हो। और ये जो पूरी बहस छिड़ी है ना, ये शुरू हुई है याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के तर्कों और सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अश्विनी उपाध्याय का ये जो बयान है, ये अपने आप में काफी कुछ कह देता है। सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा कानून है और इसका लगभग पूरी तरह से लागू होना इतना अहम क्यों माना जा रहा है। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ। तो हुआ ये कि नए वक्फ कानून को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई और उसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया। अब देखिए, यहाँ पर याचिकाकर्ता की जो इंटरप्रिटेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि देखिए, नए वक्फ एक्ट के कुल 12 सेक्शंस को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई सिर्फ एक प्रोविजन पर। तो उनके हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो 11 धाराएं हैं वो तो अभी भी लागू है, वो जस की तस है। तो सवाल उठता है कि वो कौन सा एक प्रावधान था जिस पर रोक लगी। वो नियम ये था कि वक्फ संपत्ति बनाने के लिए एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है जिसे कम से कम 5 साल का अनुभव हो। कोर्ट ने इस शर्त पर तात्कालिक रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के मुताबिक अब मालिक को अपनी ओनरशिप साबित करनी होगी। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होगा कि वो लंबे समय से उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब इस मामले के बिल्कुल कोर में चलते हैं, यानी याचिकाकर्ता के मूल तर्क पर। वो इसे कानूनी सिस्टम में एक ऐसी असमानता के तौर पर देखते हैं जो संविधान के खिलाफ है। ये स्लाइड याचिकाकर्ता के तर्क का बिल्कुल केंद्र है। उनका सवाल बहुत सीधा है, क्या वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल का होना भेदभावपूर्ण है? उनका तर्क ये है कि जब भारत में दूसरे बड़े धर्मों जैसे कि हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध के लिए ऐसी कोई अलग संस्थाएं नहीं हैं, तो फिर ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। उनकी एक और बड़ी दलील ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो अधिकार क्षेत्र है वो उन मामलों तक भी फैला हुआ है जिनमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। उनका मानना है कि अगर किसी झगड़े में एक पार्टी गैर मुस्लिम है तो वो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों जाना चाहिए। और ये उनके संवैधानिक तर्क को और भी मजबूत करता है। उनका दावा है कि ये जो अलग अलग कानूनी ढांचे बनाए गए हैं, इनका आधार भारत के संविधान में है ही नहीं, क्योंकि वक्फ शब्द का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं मिलता। अच्छा, अब उनके तर्क के अगले हिस्से पर आते हैं जो वक्फ बोर्ड के जमीनी दावों के एक बहुत ही ठोस मुद्दे से जुड़ा है। यहाँ याचिकाकर्ता एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखते हैं। उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड ने पूरे भारत में कथित तौर पर 40 लाख एकड़ जमीन पर अपना दावा किया हुआ है। और इस दावे का स्केल कितना बड़ा है ये समझाने के लिए वो आरोप लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड ने सेना, नौसेना, वायुसेना, रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, यहाँ तक कि चारागाह, बंजर जमीन, नदियों और पहाड़ों तक पर अपना दावा कर रखा है। तो जिसे वो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या बता रहे हैं, उसका कोई समाधान भी तो होगा। तो देखते हैं कि उनका प्रस्तावित समाधान क्या है। उनका जो मुख्य सिद्धांत है वो है एक राष्ट्र एक कानून, और यही उनके आगे के सारे प्रस्तावों का आधार भी बनता है। इस स्लाइड पर उनकी जो 3 स्टेप की योजना है वो एकदम साफ है। पहला, वक्फ बोर्ड के तहत जितनी भी जमीनें हैं उनका एक पूरा ऑडिट कराया जाए। दूसरा, धर्म के आधार पर बने सभी बोर्ड और ट्रिब्यूनल खत्म किए जाएं। और तीसरा, संपत्ति और दान से जुड़े जितने भी विवाद हैं वो सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन कानूनी सिस्टम के तहत ही सुलझाए जाएं। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर एक ही जगह आ जाता है कि एक सेक्युलर संविधान के जो सिद्धांत हैं और जो धर्म पर आधारित कानून हैं, उनके बीच में वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर है क्या? याचिकाकर्ता के जितने भी तर्क हैं वो इसी एक मुश्किल सवाल के चारों ओर घूमते हैं। और ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सोचने की जरूरत तो है।